हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे इस चैनल पर जीएस की कक्षाएं चल रही हैं और जीएस की कक्षाओं में आज हमारा टॉपिक है, यानी आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी देख रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने पिछली क्लास में मूल कर्तव्य जो थे हमारे, हमने उनको पढ़ लिया था, बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया था। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हो, तो हमने मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, ये सभी हमने खत्म कर दिए हैं। तो आप वहां से जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हम शुरुआत करेंगे, अब हम चलते हैं संसदीय व्यवस्था पर। और संसदीय व्यवस्था पर, ठीक है, हम शुरुआत करेंगे संसदीय व्यवस्था पर। संसदीय व्यवस्था, ठीक है। और संसदीय व्यवस्था में, ठीक है, हमारे जो है आपकी केंद्रीय व्यवस्था है और राज्य की व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था में हम जो अब शामिल करेंगे वो है हमारी केंद्रीय व्यवस्था, केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय व्यवस्था। केंद्र के बारे में समझेंगे, ठीक है। संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ है। संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। हम संसद के बारे में भी पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे। तो हम एक एक पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहले केंद्रीय व्यवस्था, जैसे आपकी जो है, मैं आपको थोड़ा सा संसदीय व्यवस्था के बारे में जानकारी दे दूं, फिर इसके बाद हम केंद्रीय व्यवस्था में पढ़ेंगे। तो संसदीय व्यवस्था में देखिए, हमने जो संसदीय व्यवस्था है ये हमने कहाँ से ली है? तो ये हमने लिया है ब्रिटेन से लिया है। संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन से हमने लिया है, ठीक है। हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट सिस्टम, तो दो तरह का है। एक है आपका केंद्रीय, दूसरा है हमारा राज्य स्तरीय, ठीक है। और संसदीय व्यवस्था में हम देखेंगे तो यहाँ संसदीय में हमें दो सदन मिलेंगे, दो सदन मिलेंगे, ठीक है, दो सदन। और दो सदन में एक है हमारा निम्न सदन, निम्न सदन बोला जाता है। दूसरा है हमारा उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। निम्न सदन और उच्च सदन, ये हमारे दो सदन हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। और अगर हम इनको डिफाइन करें तो ये दो सदन हमारे लोकसभा, लोकसभा, और दूसरी हमारी कौन सी है? राज्यसभा, ठीक है। दो प्रकार की संसदीय व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था में हमें लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों देखने को मिलती हैं। इसी तरह अगर हम राज्य में बात करें तो राज्य में हमें भी यहाँ पर संसदीय व्यवस्था ही देखने को मिलेगी। दो प्रकार की व्यवस्थाएं, एक हमारी होती है विधानसभा, एक हमारी क्या है? विधानसभा, और दूसरी होती है आपकी विधान परिषद। लेकिन विधान जो परिषद होती है ये जरूरी नहीं कि सभी राज्यों में मौजूद हो, ठीक है। ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वहां पर विधान परिषद उनको चाहिए तो बना सकते हैं और समाप्ति भी कर सकते हैं। तो विधान परिषद आपको कुछ ही राज्यों में देखने को मिलेगी, जैसे अभी तक जो है सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद मिलती है। तो ये है हमारी संसदीय व्यवस्था। इसी संसदीय व्यवस्था में हम पढ़ेंगे सबसे पहले केंद्रीय व्यवस्था पढ़ेंगे, ठीक है। केंद्रीय व्यवस्था में हम अलग अलग पॉइंट जो है, अलग अलग आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे इसी में आप केंद्रीय व्यवस्था में देखेंगे तो केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारी कार्यपालिका है इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक एक पॉइंट हम डिफाइन करेंगे। आइए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो है राष्ट्रपति की, ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा, मेरे साथ पढ़ते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा कि जो आपका ये जो राष्ट्रपति है किसके अंदर? तो संघ की कार्यपालिका, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के जो हमारे हैं, संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 में संघ की कार्यपालिका का, संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, ठीक है, किया गया है। तो याद रखिएगा कि जो संघ की कार्यपालिका है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 5
भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से 78 तक में उल्लेख किया गया है। ये कार्यपालिका का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, इस संघ कार्यपालिका में देखिए तो शामिल कौन कौन से लोग होते हैं, तो याद रखेंगे संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका में देखेंगे कौन कौन आपके जो है शामिल होते हैं। तो संघ की कार्यपालिका में हमारे शामिल होते हैं आपके राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल तथा महान न्यायवादी, तथा महान न्यायवादी। ठीक है, ये संघ की कार्यपालिका में आपके शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान न्यायवादी शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, और कुछ पॉइंट देख लेते हैं फिर हम शुरुआत करते हैं। जैसे राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है, भारत का राज्य प्रमुख होता है, साथ ही साथ वह भारत का प्रथम नागरिक है। ठीक है, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वह भारत का प्रथम नागरिक है। ठीक है, वह भारत का क्या है, प्रथम नागरिक है, यानी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, चलिए तो इतना हो गया। अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की, तो नोट कर लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, आइए आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति की। ठीक है, हमने देखा कि राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है, प्रमुख होता है, साथ ही साथ राष्ट्रपति भारत का यानी प्रथम नागरिक भी होता है, यानी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखिए जो जनता होती है, जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जनता डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती है, कि यानी कुल मिलाकर कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के माध्यम से नहीं होता है। ठीक है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा, निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा, निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचन किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, ये है हमारा पॉइंट। और अब हम देखेंगे जो ये निर्वाचक मंडल है, ये निर्वाचक मंडल किन से मिलकर बनता है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होते हैं, यानी निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे कि पहला, इसमें कई लोग भाग लेते हैं, तो जैसे पहला है संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। पहला हमारा संसद, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के अंतर्गत देखिए कौन कौन आएगा, तो लोकसभा, राज्यसभा, वो मैंने आपको पहले ही बताया। तो संसद के दो सदन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, और इनके कौन, निर्वाचित सदस्य। दो प्रकार के सदस्य यानी चुने जाते हैं यहाँ पर, एक निर्वाचित सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं। तो याद रखिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जो निर्वाचित होंगे यानी जो जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जैसे लोकसभा में जनता डायरेक्ट चुनाव भाग लेती है,
राज्यसभा के चुनाव में हम देखेंगे, जब राज्यसभा पढ़ेंगे तो जनता डायरेक्ट रूप से चुनाव उसमें भाग नहीं लेती है, लेकिन फिर भी वहां निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दो प्रकार के सदस्य होते हैं। पर राष्ट्रपति के चुनाव में देखिए कौन सदस्य भाग लेंगे, निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। अगला है राज्य विधानसभा के राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी जो राज्यों में विधानसभाएं हैं उन राज्यों के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक है, जैसे सभी राज्य हैं, इन सभी राज्यों की जो विधानसभा हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा हमारा केंद्र शासित प्रदेशों में, तीसरा हमारा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा कि जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन केंद्र शासित प्रदेशों में दो जगह विधानसभा है हमारी, कहाँ, एक दिल्ली और दूसरी कहाँ है, पुदुचेरी। तो इन दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होंगे, भाग लेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा। स्टार बना के आप पॉइंट इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। ठीक है, स्टार बना के ये पॉइंट लिख सकते हैं कि कोई भी जो मनोनीत सदस्य है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। आइए, तो ये रहा हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। तो बच्चों पढ़ते चलिएगा, नोट्स बनाइएगा, कंप्लीट नोट्स बनाइएगा ताकि रिवीजन करने में आपको क्या हो, आसानी हो। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर किया करिए अपने मित्रों के साथ, और प्रतिक्रिया कुछ ना कुछ जाहिर किया करिए। आप कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, कुछ भी किया करें, कम से कम प्रतिक्रिया जरूर अपनी जाहिर किया करें। ठीक है, अगला देखते हैं अब राष्ट्रपति के पद हेतु तो अर्हताएं। ठीक है, राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं। ठीक है, राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं यानी योग्यताएं। ठीक है, अर्हताएं का मतलब योग्यता, कंफ्यूज मत होइएगा, योग्यता। ठीक है, हम देखें कि राष्ट्रपति के पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो निम्न योग्यताएं होनी चाहिए आपकी। पहली है कि वह भारत का नागरिक हो। पहला है कि वह भारत का नागरिक हो। जो पहली योग्यता, पहली अर्हत है आपकी, वह है कि वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। दूसरा है हमारा कि वह 35 वर्ष की आयु, दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट है कि वो 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे कि वह लोकसभा का सदस्य, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। ठीक है, जो तीसरी आपकी अर्हता है वो है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित जो है होने की योग्यता रखता हो, ये हो गया। चौथा है कि वह लाभ के पद पर ना हो, वह लाभ के पद पर ना हो, वह लाभ के पद पर ना हो, ये आपकी चौथी योग्यता हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति के पद हेतु जो योग्यताएं हैं, पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तीसरा है कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो, और चौथा है वह लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लाभ के पद का मतलब यह है कि जो सरकार द्वारा वेतन मिलता है, जो कंपनियां हैं, ये सरकार के द्वारा बहुत सारी कंपनियां हैं या आपके जो है पद हैं, उनका जो है वो पद ना धारण किए हो, वो कहा गया है लाभ का पद। ठीक है, लेकिन स्टार बना के एक पॉइंट और हमें लिखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक नामांकन उम्मीदवार को क्या जो है चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार बना के एक पॉइंट लिखेगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन। देखिए क्या होता है ना कि राष्ट्रपति के चुनाव भाई कोई भी लड़ सकता है, लेकिन कम से कम जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमने नामांकन की कि भाई नामांकन में क्या क्या होना चाहिए। तो नामांकन के लिए उम्मीदवार से, नामांकन के लिए यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक, उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो नामांकन है, जैसे आप भी चुनाव, अगर कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो पहले नामांकन दाखिल करना पड़ता है, तो नामांकन के लिए कम से कम आपके पास 50 प्रस्तावक और तथा 50 क्या होने चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए, ये कहा गया है राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, आइए, नोट कर लिया होगा आपने। तो क्लास आपको कैसी लगी बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन हमने देख लिया, साथ ही साथ हमने राष्ट्रपति की अर्हताएं देख ली। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है या क्या प्रतिज्ञान जो है, शपथ या प्रतिज्ञा जो है आपकी लेता है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो राष्ट्रपति जो है पद ग्रहण करने से पूर्व, ठीक है, कोई भी व्यक्ति पद ग्रहण करने से पूर्व क्या करता है, शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेता है, प्रतिज्ञान लेता
है। और क्या क्या लेता है वो हम देखेंगे। ठीक है, पहली शपथ वो लेता है कि मैं, ठीक है, पहली शपथ लेता है यहां पर, ठीक है, मैं हम लिख सकते हैं, जो भी व्यक्ति होगा वो लेगा, मैं श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का, मैं श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। ठीक है, ये जो है वो पहली शपथ लेता है कि मैं श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। दूसरी जो वो शपथ लेता है, संविधान और विधि का परिरक्षण, संविधान और विधि का परिरक्षण, यानी इसका मतलब यह है कि जो संविधान है और जो विधियां हैं उनका मैं क्या करूंगा, परिरक्षण करूंगा। ठीक है, परिरक्षण का मतलब वह उनकी जो है बार बार उनको देखा जाएगा। संविधान और विधि का जो परिरक्षण है, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, यानी जो संविधान है और विधि का जो परिरक्षण है, संरक्षण यानी सुरक्षा की जाएगी और इसके प्रति प्रतिरक्षा करूंगा। ये हमारी राष्ट्रपति की दूसरी शपथ हो गई कि संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। ठीक है, तीसरा शपथ है हमारी, इसी शपथ कह रहा है कि भारत की जनता की सेवा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ठीक है, जो है कि भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा, यानी निरंतर कार्य करता रहूंगा। किसकी? भारत की जनता की सेवा और कल्याण में। तो ये राष्ट्रपति की हमारी शपथ हो गई जो वह लेता है। ठीक है, और स्टार बना के एक पॉइंट हम लिखेंगे कि जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई कहिए, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहिए, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में, या उनकी अनुपस्थिति में अगर मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या है, अनुपस्थित हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम, ठीक है, वरिष्ठतम न्यायाधीश। इसका मतलब यह है कि देखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर वो नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में जो भी उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है या उनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या करेगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान में, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्लास आपको ये पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करते रहिएगा अपने मित्रों के साथ। चलिए तो हमने राष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञान देख लिया। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, ठीक है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली शर्त है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहली शर्त है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और साथ ही साथ यहां पर याद रखिएगा कि राज्य विधायिका में भी सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। तथा ठीक है कि जो हमारे राज्य की विधायिका है तो राज्य विधायिका में भी सदस्य नहीं होना चाहिए, तथा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति है वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, तथा राज्य विधायिका का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा अगर चुनाव से पूर्व वो किसी पद पर हैं तो जैसे ही चुनाव जीतेंगे तो पद की शपथ लेने से पहले उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है। अगर कि ऐसा कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति का पद जो है यानी ग्रहण करता है तो उसे ग्रहण करने से पूर्व क्या करना होगा कि जो है सदन से त्याग पत्र देना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखिए बिल्कुल। पहली बात कि सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्य विधायिका का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है जो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है कि वो कोई सदन का सदस्य है, तो अगर वो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो पद ग्रहण करने से पूर्व उसको क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक। तीसरा है कि उसे संसद द्वारा उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां वेतन भत्ते तथा यानी संसद जो निर्धारित करेगी वो उपलब्धियां, वेतन, भत्ते व विशेषाधिकार तथा विशेषाधिकार क्या होंगे, प्राप्त होंगे। विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो संसद निर्धारित करेगी, जो भी उपलब्धियां होंगी, जो भी वेतन भत्ते होंगे और जो विशेषाधिकार होंगे वो सभी जो है उनको जो है पद जो है मिले जाएंगे, ठीक है। पर इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि पदावधि के दौरान ये कम नहीं किए जाएंगे। पदावधि यानी पद की अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये पॉइंट
याद रखिएगा कि जो भी उनके वेतन भत्ते होंगे, उपलब्धियां होंगी, विशेषाधिकार होंगे, जब तक वो पद पर रहेंगे तो पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और अंतिम है इसमें शर्तों में कि उन्हें कोई बिना किराया चुकाए, ठीक है, यानी राष्ट्रपति को क्या मिलेगा कि उसे संसद, उसे जो है आपका बिना कोई किराया चुकाए, उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक आवास, आधिकारिक आवास आवंटित किया जाएगा, आवंटित किया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि कोई किराया नहीं चुकाया जाएगा और उसका यानी उनको आधिकारिक आवास आवंटित किया जाएगा। ये जो है चीजें याद रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पद के लिए देखिए शर्तें क्या हैं कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता तथा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा और उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, वेतन, भत्ते तथा जो विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वो पदावधि के दौरान जो है आपके कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और उसे बिना कोई किराया चुकाए जो है आधिकारिक आवास आवंटित किया जाएगा। नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो नोट कर लिया होगा आपने। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखेंगे राष्ट्रपति के जो है कार्यकाल के बारे में हम देख लेते हैं, यानी पदावधि के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की पदावधि, पदावधि यानी कार्यकाल। ठीक है, तो सामान्यतः जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होता है। ठीक है, कि उसके पद ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, हालांकि देखिए वो अपना त्याग पत्र भी दे सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, वो अपना क्या कर सकता है? त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, मैं यहां लिख सकता हूं कि त्याग पत्र दे सकता है, वो बीच में भी अपना त्याग पत्र दे सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं बहुत अच्छे से कि एक एक पॉइंट हम लिखूं, लेकिन त्याग पत्र के बारे में याद रखिए कि उसका सामान्यता कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन बीच में वो त्याग पत्र भी दे सकता है और वो त्याग पत्र सौंपेगा। त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है, साथ ही साथ त्याग पत्र दे सकता है और हम इन पर जो है महाभियोग लगाकर भी इनको हटाया जा सकता है। महाभियोग, ठीक है, तो महाभियोग से भी हटाया जा सकता है, कि राष्ट्रपति को महाभियोग से भी हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, कि उनके यानी कार्यकाल पूरे होने से पहले भी हम महाभियोग लगाकर जो है उनको हटा सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। महाभियोग के बारे में देखिएगा कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये हमने कहां से ली है? तो ये हमने ली है यूएसए से। ठीक है, एक पॉइंट और महाभियोग के बारे में याद रखिएगा कि महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होगा। किसके लिए प्रयोग होगा? केवल राष्ट्रपति के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो महाभियोग हमने यूएसए से लिया है और ये केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट और यहां पर याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो पद है ये कभी भी खाली नहीं होता है। ठीक है, यानी नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से पहले वह राष्ट्रपति बना रहता है। तो मैं यहां से एक पॉइंट लिख सकता हूं यहां से कि राष्ट्रपति का पद
कभी भी रिक्त नहीं होता, कभी भी रिक्त नहीं होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से पहले तक वह पद पर बना रहता है। तो यहां से बात निकल के सामने आ रही है कि जो है आपके राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ भारत में देखिए वह पुनः निर्वाचित के भी योग्य है। ठीक है, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अगर उसकी इच्छा है चुनाव लड़ने की और वो जीत भी जाता है तो राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है अगर वो निर्वाचन में भाग लेगा और अगर वो विजयी होता है, जीतता है, तो पुनः भी राष्ट्रपति वो बन सकता है। ये जो है याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अमेरिका में देखिए कि अगर कोई एक व्यक्ति है तो 2 बार से अधिक आपका राष्ट्रपति नहीं बन सकता अपने पूरे जीवन काल में। लेकिन वो अमेरिका है, अमेरिका के बारे में हमें ज्यादा नहीं, बस इतना याद रखना कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो पूरे अपने जीवन काल में 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है और कई बार हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के पद पर थे। ठीक है, तो ये हैं आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखिएगा ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, अभी तक कोई नहीं बना है। भारत के वो प्रथम राष्ट्रपति भी थे, साथ ही साथ लगातार 2 बार भी आपके राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है याद रखिएगा राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान, यानी राष्ट्रपति की हमने पदावधि के बारे में जो है जानकारी हासिल की। यहां से अगली हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की। तो महाभियोग अच्छे से डिफाइन भी करूंगा, यहाँ पर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, तो महाभियोग के बारे में हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, लेकिन करेंगे वो कल की क्लास में। तो कल हम शुरू करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो यहाँ तक नोट्स बना लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा और पढ़ते चलिएगा। और क्लास आपको अच्छी लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ना ठीक लगे तो डिसलाइक करिएगा, और साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह। तो मिलते हैं आपसे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।